डोडो टीवी। निशांत अपनी होने वाली बीवी रेखा को लेकर एक कार से अपने फार्म हाउस जा रहा था। मैं तुम्हें कब से बोल रही हूँ, मुझे प्यास लगी है, बोतल में पानी खत्म है। पर यहाँ शमशान है बगल में, आगे देखते हैं ना। तुम तब से आगे आगे ही बोल रहे हो। देखो वहाँ पानी पीने लायक है, लेकर आओ। पता नहीं कैसी जगह पर फार्म हाउस ले लिया है। हाँ। तुम इधर कहाँ जा रही हो? ये लो बॉटल, पानी पियो और कार में बैठो। गाड़ी में दोनों बैठकर चल देते हैं। और जल्दी फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। मुझे पता था कि ये रामू काका जरूर कहीं बाहर ही होंगे। रुको, अगली बार उनकी पगार काटता हूं। ये लो, एक चाबी मेरे पास भी है, जरा खोलो। रेखा दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर जाती है। रेखा, क्या हुआ? क्या हुआ? अंदर कुछ है निशांत, मेरे सिर पर। तभी निशांत ने रेखा को बीच में रोकते हुए बोला, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे सामने ही तो मैंने अभी दरवाजा खोला, फिर कैसे कोई अंदर? तभी एक बिल्ली घर से बाहर निकली। ये देखो, तुम्हारी मौसी जी पहले से ही आई हुई हैं। लगता है छत का दरवाजा खुला छोड़ दिया है मैंने। चलो अब अंदर चलो, डरो मत। रेखा डरते हुए ही सही घर के अंदर चली गई। थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूं मैं। अगर तुम्हारे हाथों की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा आ जाए। रेखा देखो, वो रहा किचन, और तब तक मैं वॉशरूम से हो आता हूँ। ठीक है। ये कहते हुए रेखा फ्रिज से दूध निकाल किचन में गई और उसे गैस स्टोव पर चढ़ा दिया और चाय बनाने का बाकी सामान ढूंढने लगी। चीनी, अदरक सब कुछ है, पर चाय पत्ती कहीं नहीं दिख रही। थोड़ा ढूंढने के बाद निशांत के पास गई। निशांत भी तब तक बाथरूम से निकल गया था। बाकी सारी चीजें हैं, पर चाय पत्ती नहीं मिल रही। अरे हाँ, मैंने 2 दिन पहले तुम्हारे यहाँ आने के लिए हामी भरने की खुशी में सारा सामान इधर उधर कर दिया। जाओ, स्टोर रूम वो सामने, वहां से ले आओ नया डब्बा। रेखा स्टोर रूम गई और वहां से चाय पत्ती का डब्बा उठा वापस किचन में चली गई। वो जैसे ही स्टोव के पास गई, उसके होश उड़ गए। चाय पत्ती का डब्बा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। गैस स्टोव पर रखे बर्तन में दूध की जगह खून उबल रहा था। खून लगातार ऊपर की ओर उठता जा रहा था। ये देख रेखा चीखने लगी और चीखते हुए किचन से बाहर की ओर भागने लगी। निशांत, खून, खून। चीख सुनकर निशांत भी किचन की ओर दौड़ा। निशांत को देखते ही रेखा उसके गले से लिपट गई। खून निशांत। खून? कहाँ है खून? क्या देख लिया तुमने? वो दूध नहीं, खून है, खून। क्या? घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। आओ चले देखें। तभी दोनों डरते हुए किचन में जाते हैं। गैस स्टोव पर चढ़े बर्तन को देख दोनों चौंक जाते हैं। तभी निशांत, मोहतरमा, खून का रंग लाल होता है, सफेद नहीं। खामखा मुझे भी डरा दिया। कहाँ है खून? पर लगता है तुम्हें ज्यादा थकान हो गई है। जाओ तुम फ्रेश होकर बेडरूम में आराम करो, मैं चाय बनाकर लाता हूँ। ठीक है। रेखा फ्रेश होकर बेडरूम में चली जाती है। जल्द ही निशान भी चाय बनाकर ले आता है। दोनों साथ में चाय पीते हैं। कुछ प्यारी प्यारी बातें करने के बाद दोनों बिस्तर पर ही एक दूसरे के गले लग जाते हैं।
अभी वो गले लगे ही थे कि तभी रेखा को ठीक सामने वाली दीवार पर लगे मिरर पर कोई साया दिखा। खून! निशांत, खून! खून? कहाँ है खून? निशांत ने चारों तरफ देखा पर कोई खून नहीं दिखाई दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? जब से आई हो दिमाग खराब करके रखा है। कहाँ है खून? बोलो बोलो ना, कहाँ है खून? मैं सच बोल रही हूँ निशांत। मैंने मिरर में अभी अभी एक साया देखा जिसके सर से खून निकल रहा था, जो नीचे फर्श पर ही टपक रहा था। तभी निशांत मिरर की ओर मुड़ा और गुस्से में बोला, किधर है साया? कहाँ है खून? पर वो जैसे ही रेखा की तरफ वापस मुड़ने लगा, उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। सामने मिरर में कोई एक साया था। ये देख निशांत बुरी तरह डर गया। उसने तुरंत रेखा को भागने को बोला, भागो रेखा, जल्दी भागो। पर जैसे ही उसने रेखा की तरफ देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रेखा एक चुड़ैल बन चुकी थी। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता निशांत? क्या नहीं हो सकता? तभी निशांत वहां से भागने लगा। कहाँ भाग रहे हो निशांत? रेखा मर रही है निशांत। ये देखो, ये तड़प रही है निशांत। तभी रेखा अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके गले में अभी भी चाकू धंसा था और खून रिस रहा था। मुझे बचा लो निशांत। आई लव यू निशांत, मुझे बचा लो। निशांत ये देखकर बुरी तरह घबरा गया। फिर भी वो रेखा को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ा, पर तभी रेखा चुड़ैल के रूप में आ गई। रुक क्यों गए निशांत? बचा लो ना इसे बचा लो निशांत। देखो ना, बेचारी का कितना खून निकल रहा है। वो मर जाएगी निशांत, बचा लो इसे। तभी रेखा फिर अपने असली रूप में आ गई। वो दर्द से कराह रही थी। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना? मार दो मुझे जान से मार दो, पर इसे छोड़ दो। इन सब में इस बेचारी का कोई दोष नहीं है। ये भी सही है, पर पहले तुझे ही मार लेती हूँ, फिर इसकी जान लूंगी। जो भी तुम्हारे साथ आएगा मारा जाएगा निशांत। दुष्ट आत्मा, तेरा खेल खत्म। छोड़ दे इन लोगों को। बाबा, तू चला जा यहाँ से। इन सब के चक्करों में तू भी मर जाएगा। इसने मुझे मारा है, अब मैं इसे मारूंगी। तभी वहां रामू काका आ गए। बेटी सोनी, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने बस इस प्रॉपर्टी के लिए निशांत बाबू से शादी की थी, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी ने अपने वसीयत में शर्त रखी थी कि जब तक तुम उनके दोस्त के बेटे निशांत से शादी नहीं करते, ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं होगी। क्या? हाँ निशांत बाबू, इसलिए सोनी ने आपसे शादी कर ली, और उस रात आपको जान से मारने के लिए उसने जैसे ही लाइट बंद की, मैं वहाँ आ गया। मैं सोनी को बस जख्मी करना चाहता था, पर पता नहीं अंधेरे में कैसे चाकू गले के आर पार हो गया। मैं घबराकर तुरंत वहां से भाग गया। मुझे तो ये सब पता भी नहीं। चीख सुनकर जैसे ही मैंने सोनी की हालत देखी, मैं भी काफी घबरा गया और वहां से भाग गया। मुझे माफ कर दो। पिछले 4 सालों से मैं बदले का इंतजार कर रही हूँ, और तुम लोगों को माफ कर दूं? ये तो भला हो इस रेखा का कि इसे तुम्हारे साथ आते वक्त शमशान घाट के पास ही प्यास लगी और मुझे मौका मिल गया किसी शरीर में प्रवेश करने का। चुड़ैल रेखा के शरीर से निकल गई और जलने लगी। बाबा, मुझे छोड़ दे,
छोड़ दे, मैं वापस शमशान में चली जाऊंगी। जाना ही पड़ेगा। मैं भी उस शमशान में ध्यान में लीन था। मुझे किसी बुरी आत्मा के बाहर जाने का आभास हुआ और मैं तुझे सूंघते हुए यहाँ आ गया। निशांत, रेखा को लेकर जल्दी हॉस्पिटल जाओ। मैं इस चुड़ैल को लेकर वापस शमशान जाता हूँ। बाबा चुड़ैल को अपने बालों में समा वापस शमशान चले गए। निशांत रेखा को लेकर हॉस्पिटल आ गया। रेखा कुछ दिनों में ठीक हो गई। दोनों अच्छे से रहने लगे। आधी रात हो चुकी थी। सड़क पर एक जगह कुछ लोगों की भीड़ जमा हुई थी। उस सड़क से आने जाने वाले लोग भी रुककर उस भीड़ की तरफ जाने लगे थे। तभी एक एम्बुलेंस वहां आई। सारे लोग अपनी जगह से हट गए। 2 आदमी स्ट्रेचर के साथ एम्बुलेंस से नीचे उतरे। उन्हें सामने एक लाश दिखी जो सफेद कपड़े से ढकी हुई थी। वो सफेद कपड़ा खून से आधा लाल हो चुका था और धीरे धीरे बहते खून की धार से और लाल होता जा रहा था। फिर वो 2 आदमी उस लाश को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में डॉक्टर अंकित अपना काम खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अंकित लाशों का पोस्टमार्टम करते हैं। वैसे तो उनकी ड्यूटी रात की ही है, लेकिन केस ना आने के कारण वो घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक वार्ड बॉय संजय उनके केबिन में आया। संजय कुछ डरा हुआ लग रहा था। वो अंकित को एक पेपर देते हुए बोला, सर, मुर्दा घर में एक डेड बॉडी आई है, उसका पोस्टमार्टम करना है। ये उसके डिटेल्स हैं। यार संजय, जब भी मैं घर जाने वाला होता हूँ तभी ये केसेस क्यों आ जाते हैं? कभी कभी तो मुझे ये काम बोझ लगने लगता है। खैर, अब काम आ गया है तो करना ही पड़ेगा। चलो मेरे साथ। सर, मेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी है, आप विकास को अपने साथ ले जाइए। अच्छा ठीक है भाई, लेकिन मुझे लगता है विकास भी अपने घर जा चुका होगा। कोई बात नहीं, तुम जाओ, मैं अकेले ही कर लूंगा। अंकित मुर्दा घर में जाने लगा। तभी संजय ने उसे रोका। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। सर, वैसे तो मैं बहुत सालों से मुर्दों को देखता आया हूँ, लेकिन आज जो मुर्दा आया है वो कुछ अजीब है। जब मैं उसे पोस्टमार्टम रूम में ले जा रहा था तो मैंने उसकी सांसों की आवाज सुनी, मानो वो सांस ले रहा हो। मुझे लगता है कि वो किसी आम इंसान की लाश नहीं है। आप संभाल के रहिएगा। अंकित संजय की बात सुनकर हंस पड़ा। संजय, तुम ये कहना चाहते हो कि वो कोई मुर्दा नहीं बल्कि भूत है? अरे यार देखो, ये सब तुम्हारा वहम होगा। हमारे काम में अक्सर ऐसा होता है। संजय को अंकित की बात से तसल्ली हो गई और वो अपने घर चला गया। फिर अंकित मुर्दा घर में गया। वहां हर तरफ स्ट्रेचर पर लाशें थी। तभी अंकित की नजर उस लाश पर गई। उस लाश के ऊपर लाइट जल रही थी। अंकित उसके पास गया। उसने जैसे ही खून से लथपथ उस कपड़े को लाश में से हटाया, उस लाश को देखकर अंकित दंग रह गया। एक पल के लिए वो डर के मारे पीछे हट गया। वो एक लड़की की लाश थी। उसका सर उसके शरीर से उल्टी तरफ घुमा हुआ था। चेहरे पर चोट के इतने निशान थे कि कोई उसकी शक्ल पहचान ना सके। हाथ और पैर मुड़े हुए और अकड़े हुए थे और उसकी बड़ी बड़ी आंखें पूरी तरह खुली हुई, मानो वो ऊपर की तरफ किसी को घूरे जा रही हो। उसके होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। अंकित ने किसी तरह अपने डर पर काबू किया और उस लाश की तरफ वापस आ गया। उसने नाइफ उठाई और जैसे ही वो उस लाश का पोस्टमार्टम करने लगा, तभी उसे कुछ कड़कड़ की आवाज आई, मानो किसी की हड्डियां कड़कड़ा रही हो। अंकित की नजर लाश के हाथ पर गई। उस लाश का मुड़ा हुआ हाथ धीरे धीरे सीधा होने लगा। अंकित तुरंत वहां से पीछे हट गया। उसने ऐसा खौफनाक मंजर पहले कभी नहीं देखा था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सच है या कोई भ्रम। फिर अचानक उस लाश का अकड़ा हुआ शरीर सीधा होने लगा। उसकी हड्डियों की कड़कड़ाहट पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसका उल्टा शरीर धीरे धीरे पूरी तरह सीधा हो गया। उस वक्त वो लड़की किसी शैतान से कम नहीं लग रही थी। वो उठकर बैठ गई और अंकित को देखकर हंसने लगी। डर के मारे अंकित का चेहरा पसीने से तरबतर हो गया।
अंकित अपनी पूरी तेजी के साथ बचाओ बचाओ चिल्लाता हुआ वहाँ से भागने लगा। वो लड़की भी अपने दोनों हाथ पैर के बल दौड़ती हुई किसी भेड़िए की तरह अंकित का शिकार करने उसके पीछे भागी, लेकिन अंकित उससे ज्यादा दूर नहीं जा पाया। उसने अंकित पर छलांग लगाई और उसे जमीन पर गिरा दिया। फिर उसने अपने धारदार दांत बाहर निकाले और अंकित की गर्दन पर पीछे घुसा दिया। अंकित दर्द से चीखने चिल्लाने लगा। उसका खून पूरे कॉरिडोर में पानी की तरह बह रहा था। इतने में एक डॉक्टर के साथ 2 गार्ड्स वहां आए। उन्होंने उस लड़की को दोनों हाथ से पकड़कर अंकित से दूर कर दिया। वो लड़की अपने आप को छुड़ाने के लिए मशक्कत करने लगी। इतने में डॉक्टर ने एक इंजेक्शन निकाला और उस लड़की को लगा दिया। वो लड़की बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। अंकित जिंदा तो बच गया, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया। सुबह अंकित को होश आया। उसके गर्दन पर पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन फिर भी वो बेड से उठकर डॉक्टर के केबिन में गया। राजीव, अब वो लड़की कहाँ है? अंकित, तुम उठ क्यों गए? देखो, तुम्हारा घाव अभी बहुत गहरा है, तुम जाकर आराम करो। राजीव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले ये बताओ कि वो लड़की इस वक्त कहाँ है? अंकित, हमने उस लड़की को आईसीयू में रखा है। वो होश में आने के बाद बार बार भागने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमने उसके हाथ पैर बेड पर रस्सियों से बांध दिए हैं। उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन हैरत तो इस बात की है कि वो अभी भी जिंदा है। राजीव, उसे इसी वक्त मार डालो, क्योंकि वो कोई पेशेंट नहीं है, वो एक मुर्दा है जो अब जिंदा हो गई है। वो एक चुड़ैल है, उसे खत्म कर दो। अंकित, तुम ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? अरे, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो ऐसा बर्ताव कर रही है। न जाने कौन बेवकूफ उसे लाश समझकर मुर्दा घर में ले गया था। राजीव ने अंकित की बातों पर यकीन नहीं किया। अंकित वहां से चला गया। तभी संजय अंकित के पास आया। सर, मैं जानता हूँ कि यहाँ कोई भी आपकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो लड़की एक चुड़ैल ही है। लेकिन संजय, अब हम क्या करें? अगर वो चुड़ैल यहाँ रही तो वो और लोगों की भी जान ले सकती है। हमें उसे खत्म करना ही होगा। सर, मैं एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ। अगर हम रात के समय उन्हें यहाँ बुलाएं तो वो उस चुड़ैल को जरूर खत्म कर सकते हैं। ठीक है संजय, रात में सभी लोगों के जाने के बाद तुम उस बाबा को यहाँ ले आओ। संजय वहां से चला गया। आधी रात हो गई। संजय और अंकित तांत्रिक बाबा के साथ उस लड़की के कमरे में थे। वो लड़की बेहोश थी। उसके हाथ और पैर बेड के चारों कोनों के साथ रस्सियों से बंधे हुए थे। ये लड़की कोई शैतान नहीं है, बल्कि शैतान इसके अंदर है। इसका शरीर एक शैतानी आत्मा के कब्जे में है। उस शैतान ने इसे मार डाला है, लेकिन इसके शरीर को उसने अभी तक नहीं छोड़ा है। जल्दी करो, जल्दी इसकी रस्सियां कसकर बांध दो। अंकित ने चारों तरफ घूमकर रस्सी को और अच्छे से कस दिया। फिर तांत्रिक ने एक तावीज निकाली और अपनी मुट्ठी में दबाकर अपना हाथ उस लड़की की तरफ आगे करते हुए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। इतने में राजीव वहां आ गया। यहाँ क्या हो रहा है? अंकित, ये क्या पागलपन है? तुम इन अंधविश्वास के चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें पता है ना, ये एक मेंटल केस है। ये लड़की पागल है। हम इसकी हालत ठीक होने के बाद इसे पागल खाने भेजने वाले हैं। फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? राजीव ने ये बात बोली ही थी कि तभी तांत्रिक ने वो तावीज उस लड़की के माथे पर रख दिया। उस लड़की पर तो जैसे तुरंत शैतान हावी हो गया। वो जोर जोर से चीख पड़ी और अपनी रस्सियों को तोड़ते हुए हवा में ऊपर तक उठ गई। उसे देखकर राजीव की सारी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। तांत्रिक भी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने अपनी कमंडल से भभूत निकालकर उस आत्मा पर छिड़का। वो आत्मा एकदम से शांत हो गई। तभी अचानक वो उठकर तांत्रिक पर झपट पड़ी और अपने हाथों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। डर के मारे उन तीनों की हालत खराब हो गई। वो भागने की कोशिश करते इससे पहले ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अचानक कमरे की लाइट चली गई। संजय ने जल्दी अपनी जेब से अपना फोन निकाला और फ्लैश ऑन किया। वो रोशनी को चारों तरफ घुमाकर आत्मा को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। फिर ऊपर से खून की एक बूंद संजय के चेहरे पर गिरी। संजय ने फ्लैश ऊपर किया। वो आत्मा ऊपर छत से लटकी हुई थी। उसने ऊपर से संजय पर हमला कर दिया।
उसके बाद पूरे कमरे में अंधेरा छा गया और उन तीनों की चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। उस शैतानी आत्मा ने तीनों का काम तमाम कर दिया और वहां से गायब हो गई। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तुम कहीं जाना मत, वहीं रहना। बस 10 मिनट में पहुँच गया मैं। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? कान में डाली हो क्या चाबी? अब कैसे जाएं? लीजिए, ये रही चाबी। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मयंक बिना कुछ बोले गाड़ी लेकर चला जाता है। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये आदमी मरा कैसे। ना तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है और ना ही कोई क्लू नजर आ रहा है। फिलहाल बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर जाकर कुछ पता करते हैं। इधर दरोगा और हवलदार मयंक के घर जाकर उसकी पत्नी सुनीता को मयंक की मौत की जानकारी देते हैं। मैडम, आपको किसी पर कोई शक? आखिरी बार कुछ बताया आपके पति ने? मुझे नहीं पता, किसी का फोन आया और फिर वो चले गए। बोला आकर बताएंगे और फिर ठीक है, हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। साहूपुर गांव में हुई ये घटना एक्सीडेंट थी, कोई साजिश या कुछ और, ये कोई भी समझ नहीं पा रहा था। पुलिस अपनी जांच में लगी थी और सुनीता अपने पति को खो चुकी थी। मयंक की मौत के पीछे की कहानी अभी कोई नहीं जानता था और वो सब इस बात से भी अनजान थे कि ये सिर्फ शुरुआत है और आहट है उसके आने की। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से लड़के की आवाज आती है। मैं वो जिसके सपने तुम रोज देखते हो। मैं वो जो तुम्हारे दिल की तन्हाई और तुम्हारी रातों के अकेलेपन को दूर कर सकती हूँ। मुझसे मिलना चाहते हो तो तुरंत चले आओ। मैं आ रहा हूँ। जिसकी आवाज इतनी खूबसूरत हो, उसे देखने के लिए तो मैं बेताब हुआ जा रहा हूँ। अमित बाइक स्टार्ट करता है और चला जाता है। ये हादसा भी उस दिन हुए हादसे जैसा ही लगता है। लाश की हालत भी उस दिन की तरह खराब की हुई है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। अमित की बूढ़ी माँ को जब अमित की मौत की खबर दी जाती है तो उससे भी पुलिस को यही पता चलता है कि अमित किसी का कॉल आने के बाद घर से बाहर गया था। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है कि वहाँ इस तरह से आदमियों की मौतें हो रही हैं और इन मौतों का फोन पर आने वाले कॉल से कोई कनेक्शन है। कुछ पता चला? दरोगा साहब, आप कुछ समझ रहे हो? मरने वाले दोनों आदमी थे और दोनों को ही कॉल आया था। हो ना हो, ये केसेस आपस में जुड़े हुए हैं। हो सकता है, चलो मैं देखता हूँ। कुछ और पता चले तो बताना। अगले दिन प्रेम के टेलीफोन पर कोई कॉल आता है और कॉल पर बात करने के बाद वो घर से निकलने लगता है कि तभी अचानक वो रुक जाता है। नहीं, मुझे नहीं जाना चाहिए। ये कुछ गड़बड़ है। ये जो आजकल यहाँ हो रहा है वैसे ही कॉल है। मैं नहीं जाऊंगा। किसकी कॉल थी? प्रीति, किसी का टेलीफोन पर कॉल आया था और उसने फोन पर कहा कि पिताजी का हरिद्वार में एक्सीडेंट हो गया है और वो बहुत सीरियस हैं। वो मुझे आखिरी बार देखना चाहते हैं। तो तुम वेट किसका कर रहे हो? चलो हम चलते हैं अभी। नहीं, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तुम तो जानती हो आजकल यहाँ क्या हो रहा है। मैं नहीं जाऊंगा। मैं अम्मा को फोन कर पूछता हूँ। फोन करने पर प्रेम को पता चलता है कि उधर सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। चलो सोने चलते हैं। ये कोई फर्जीवाड़ा चल रहा है। अच्छा हुआ मैं समझ गया और हम इसमें नहीं फंसे। फिर दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात हो चुकी थी। उसके टेलीफोन पर फिर से घंटी बजती है। प्रेम की आंखें खुलती हैं। घंटी की आवाज सुनकर वो डर सा जाता है। कुछ देर तक घंटी बजकर बंद हो जाती है। ताकि किसी का कॉल न आए, वो टेलीफोन का रिसीवर उठाकर साइड में रख देता है और सो जाता है।
थोड़ी देर बाद रिसीवर में से कुछ धुआं सा निकलने लगता है और उनके पास आकर रुक जाता है। किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। ये आवाज सुनकर उन दोनों की आंखें खुल जाती हैं और उस धुएं में से एक चुड़ैल बाहर आती है। बहुत होशियार समझता है तू खुद को। क्या लगा तुझे तू नहीं आएगा तो बच जाएगा? ज्यादा होशियार बन रहा था। अगर तू मेरे बुलाने पर आ जाता तो अकेला तू मरता, लेकिन अब तो तेरी बीवी, तेरा बच्चा सब मरेंगे। कितने दिनों से साहोपुर में ही हूँ और मैं अपनी भूख मिटा रही हूँ। ऐसे ही लड़कों को झूठे फोन कर अपने पास बुलाती हूँ, पर तू तो आया ही नहीं। चल मैं आ गई, अब तू मरेगा। ऐसा कहते ही चुड़ैल प्रेम को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देती है। प्लीज इन्हें छोड़ दो इन्हें। नहीं, अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। भगवान के लिए छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्यों प्रेम, मैंने भी तुम लोगों से ऐसे ही भीख मांगी थी, लेकिन तुम लोग नहीं माने। याद करो। पूजा तुम? हाँ पूजा, वही पूजा जिसको तुम लोग फोन करके तंग किया करते थे। क्या बोलते थे? हमारा अकेलापन दूर कर दो। मैं तुमसे भीख मांगती थी कि मुझे फोन मत किया करो। तुम लोगों से तंग होकर मैंने अपनी जान दे दी। वो दो तो मर गए, अब तेरा नंबर है। प्रीति चुड़ैल को रोकने के लिए उसके पास आती है। चुड़ैल प्रीति को जोर से धक्का देती है और वो दूर जाकर गिरती है। प्रीति मंदिर के पास गिरती है। इधर चुड़ैल प्रेम को पकड़े हुए है। तू तो गया अब। वैसे तो मैं सिर्फ लड़कों को ही अपना शिकार बना रही हूँ, पर सोच रही हूँ तेरे घर आई हूँ तो फैमिली पार्टी ही कर लूँ। चुड़ैल प्रेम को मारने वाली ही होती है कि तभी प्रीति मंदिर से गंगा जल लाकर चुड़ैल पर छिड़क देती है। अरे ये क्या डाल दिया मेरे ऊपर? अरे मैं जल रही हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहते हुए चुड़ैल जलने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। प्रेम अपने किए पर शर्मिंदा था और प्रीति से वो अपनी इस हरकत के लिए माफी भी मांगता है। इस घटना को हुए कुछ दिन बीत जाते हैं और सब कुछ सामान्य हो जाता है, लेकिन अचानक एक दिन फोन की घंटी बजती है। अगर अपना अकेलापन दूर करना चाहते हो, अपनी रातों को रंगीन बनाना चाहते हो, तो चले आओ मेरे पास, चले आओ।